अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार जिले के लक्सर में विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और कानूनगो को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। चकबंदी विभाग में तैनात आरोपी कानूनगो सुभाष सिंह और एक व्यक्ति से जमीन से जुड़े मामले में 20,000 रुपए की घूस मांग रहा था। शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाया और लक्सर में ऑफिस के पास में स्थित एक दुकान से आरोपी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस की कार्रवाई देर शाम तक जारी रही, जिसके बाद में टीम आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ देहरादून ले गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद में विजिलेंस घूसखोर अफसर कर्मचारियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। नैनीताल से खबर है, जहां पर देर शाम को हुई बारिश के बाद में कई जगहों पर जलभराव हो गया और हालात खराब हो गए। मस्जिद चौराहे पर जलभराव के चलते हालात सबसे ज्यादा खराब रहे, जहां पर सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, लेकिन इसके चलते मुश्किलें बढ़ रही हैं, जबकि पीडब्ल्यूडी नालियों को नहीं खोल पाया, जिससे कि परेशानी और भी ज्यादा बढ़ रही है। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड सोबला ढाकर रोड लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गई है। दारमा घाटी को जोड़ने वाली ये रोड हरदोल के पास में बंद है। रोड बंद होने से पंचायत चुनाव के मतदान के बाद में दारमा घाटी को लौट रहे ग्रामीण बीच में ही फंस रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अचानक पहाड़ी से मलबा गिरने लगा, जिससे दोनों तरफ से आवाजाही रुक गई। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर छिनका के पास में मैक्स गाड़ी पलट गई। हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी लोग नंदनगर पैरी गांव के हैं, जो गोविंद घाट से पैरी गांव जा रहे हैं और सभी 28 जुलाई को होने वाले मतदान में शामिल होने के लिए जा रहे थे। बद्रीनाथ धाम के नाम पर चल रही ऑनलाइन पूजा और बुकिंग को बद्री केदार मंदिर समिति ने पूरी तरह से फर्जी और धोखाधड़ी बताया है। बीकेटीसी ने साफ साफ कहा है कि बद्रीनाथ में ऑनलाइन पूजा का कोई भी प्रावधान नहीं है और सभी तीर्थयात्रियों को मंदिर में आकर ही पूजा करानी होगी। बीकेटीसी के मुताबिक कुछ फर्जी लोग गलत तरीके से बद्रीनाथ धाम के नाम का इस्तेमाल करते हैं और फर्जी तरीके से ऑनलाइन पूजा और बुकिंग कर रहे हैं और दान वसूल रहे हैं। बीकेटीसी ने कहा है कि ऐसे फर्जीवाड़े से तीर्थयात्री बचें। बीकेटीसी ने इसे लेकर पुलिस को भी शिकायत दर्ज कराई है। वालियों से यही निवेदन करूंगा, वे ऑनलाइन कोई भी पूजा बद्रिकाश्रम में नहीं होती है। ऐसे भ्रामक प्रचारों से आप दूर रहें और ऐसे लोग जो इस प्रकार से भ्रामक कार्य कर रहे हैं, मैं उनको भी चेतावनी देना चाह रहा हूं कि वे ऐसा कार्य न करें जिससे इस बद्रिकाश्रम, इस धाम की जो अस्तित्व है और जो बद्रिकाश्रम का जो स्वरूप है, उसमें किसी प्रकार का हमारे द्वारा ऐसा प्रयास न किया जाए कि जिससे बद्रिकाश्रम दूषित हो। देहरादून में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई और इस दौरान संगठन को लेकर कई विषयों पर बातचीत की गई। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय सेना के शौर्य को नमन करते हुए शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड वीर भूमि है, जहां हर पीढ़ी से देश सेवा में वीर सपूत आगे आते हैं। करगिल युद्ध में भी राज्य के अनेक जवानों ने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने कहा कि सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं सरकार की तरफ से परमवीर चक्र विजेताओं की अनुदान राशि अब 1.5 करोड़ कर दी गई है। अभी तक राज्य सरकार परमवीर चक्र विजेताओं को 50 लाख रुपए का अनुदान देती है।
करगिल विजय दिवस से एक दिन पहले ही कांग्रेस ने शहीद सैनिकों के परिजनों का सम्मान किया। देहरादून में रहने वाले 12 शहीदों के परिजनों को कांग्रेस ने सम्मान पत्र दिया और शहीदों को सलाम किया। विजय दिवस से एक दिन पहले ही सम्मान करके कांग्रेस ने सेना और सैनिकों को लेकर अपनी गंभीरता दिखाई तो परिजनों ने सम्मान के साथ में अपनों के बलिदान को याद किया। वहीं बीजेपी ने कहा कि अपमान करने वाली कांग्रेस अब सम्मान करना सीख रही है। 26 जुलाई को करगिल युद्ध में जीत के 26 साल पूरे हो जाएंगे। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज कांग्रेस ने भी हमें याद कर दिया है और इतना अच्छा सम्मान किया बुला करके। हम धन्यवाद करते हैं उनके। हमें यही खुशी है कि जो हमें याद करो, हमें भी अपने पति की याद आ जाती उस दिन। हमने ये संकल्प लिया है कि पूरे प्रदेश के 527 कारगिल युद्ध में शहीद हुए जो लोग हैं उनके परिवारों से हम संपर्क करेंगे और उनको अपने पार्टी का सम्मान पत्र भी देंगे। सैनिकों का अपमान करते आइए, सैनिकों के खिलाफ बयानबाजी करते आइए। आज अगर वो सम्मान कर रही है तो कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी से इस बात को सीख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का और शहीदों का सम्मान करती आई है। देहरादून में शराब की 6 दुकानों की शिफ्टिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही आबकारी आयुक्त मुख्यालय अटैच कर दिया गया। आबकारी अधिकारी पर झूठे फैक्ट देने, अफसरों को गुमराह करने का आरोप है। आबकारी अधिकारी ने बिना डीएम को बताए अपना जवाब स्टैंडिंग काउंसिल को भेजा था, जिसके बाद में मामला नैनीताल हाई कोर्ट पहुंच गया। अब देहरादून में एक्साइज इंस्पेक्टर वीरेंद्र जोशी को आबकारी अधिकारी का चार्ज दिया गया। इसे लेकर एक्साइज कमिश्नर अनुराधा पाल ने आदेश जारी कर दिया है। देहरादून में शराब की 6 दुकानों के शिफ्टिंग का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। जाम और साथ ही एक्सीडेंट की बड़ी वजह के चलते इन दुकानों को शिफ्ट करने का मुद्दा जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उठा, जिसके बाद में आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इस साल आबकारी विभाग का टारगेट 5060 करोड़ है, जिसमें अकेले देहरादून की 75 करोड़ का राजस्व देने वाली 6 दुकानें शामिल हैं, जिनको शिफ्ट करने की मांग 2 महीने पहले सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उठी थी। दरअसल देहरादून में जाम एक बड़ी समस्या है, जिसमें समीक्षा के दौरान पाया गया कि शराब की 6 दुकान अगर शिफ्ट कर दी जाएं तो लोगों को जाम से कुछ राहत मिलेगी। लोगों का मानना है कि शराब की दुकान शहर के बाहर ही होनी चाहिए ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो, जबकि शराब डीलर मानते हैं कि दुकान के बाहर जाम मैनेज करने की व्यवस्था करना भी दुकानदार की ही जिम्मेदारी है। शराब के ठेके जो मेन रोड पर खुले हैं, खासकर चौराहों पर, उससे सबसे बड़ी समस्या एक तो ट्रैफिक जाम की होती है, उसके साथ साथ दुर्घटनाओं का भी पूरा संभावना बनी रहती है कि गाड़ियां बीच सड़क पर लगा देते हैं, उससे कई बार गाड़ियों को टकराने का खतरा रहता है। हमारे यहाँ पे ट्रैफिक नहीं लग रहा है कि हमने गाड़ी स्पेशल रख रखा उसके लिए, तो ट्रैफिक यहाँ पे नहीं होता है। कितने बजे आ जाता है फिर आपको? 3 बजे आ जाता है, रात के 10 बजे तक रुकता है। आबकारी आयुक्त का कहना है कि मामला हाई कोर्ट में चला गया है। सभी दुकानदार कोर्ट चले गए, इसीलिए अब हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही आगे कोई फैसला लिया जाएगा। ईओ ने स्टैंड अलोन अपना इंस्ट्रक्शन जो हाई कोर्ट को सबमिट करने थे, स्टैंडिंग काउंसिल को भेजे थे, वो विदाउट कंसल्टिंग यानी हायर अथॉरिटी वो भेज दिए थे, और जिससे वो ऐतराज जाहिर किया गया था। मामला लोगों से सीधे जुड़ा है, इसीलिए सरकार भी चाहती है कि इन दुकानों के चलते आम जनता परेशान ना हो। लेकिन इस बीच शराब डीलर्स के कोर्ट में चले जाने के चलते अब नजर कोर्ट के फैसले पर टिक गई है। देहरादून से दीपांकर भट्ट और भारती सकलानी की रिपोर्ट। और हरिद्वार ग्रामीण से विधायक अनुपमा रावत की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और भारी उमस और गर्मी के बीच में लक्सर रोड स्थित फेरपुर के एक फार्म हाउस पे हरियाली तीज को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आयोजन खुद अनुपमा रावत द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में भारी भीड़ रही थी और इसी बीच में भारी उमस और गर्मी के चलते विधायक अनुपमा रावत की तबीयत बिगड़ने लगी और कार्यकर्ताओं की मदद से उन्हें पहले कूलर में बैठाया गया। बावजूद इसके उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद में विधायक अनुपमा रावत के समर्थक उन्हें कार्यक्रम स्थल से ले गए।
पंचायत चुनाव का पहला चरण, जिसके बाद अब दूसरे चरण के लिए मतदान होना बाकी है, लेकिन मतदान से पहले पौड़ी के द्वारीखाल ब्लॉक के भयांसू लोसड़ गांव में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल बीडीसी सीट भयांसू लोसड़ में एक कैंडिडेट कनिका भट्ट के चुनाव जीतने के लिए खुद से अपने आप को बीजेपी कैंडिडेट प्रत्याशी घोषित कर दिया है और बीजेपी के बड़े नेताओं की फोटो अपने पोस्टर में लगा दी है, जिससे क्षेत्र के तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है और हर कोई इसके खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रहा है। इधर बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि कनिका भट्ट का परिवार कांग्रेसी विचारधारा का है, लेकिन लाभ लेने के लिए बीजेपी नेताओं का सहारा लिया जा रहा है, जबकि बीजेपी ने बीडीसी पद पर अपना कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा है। दिक्कतें तो आएंगी, क्योंकि अभी हमें मतलब क्षेत्र में किसी को भी मतलब बीजेपी का समर्थन अभी मिला नहीं है। तो उन्होंने अपनी जो बैनर पे वो पोस्टर लगा रखी है ना, तो इससे मतलब जनता भ्रमित हो रही है। वैसे तो हम भी बीजेपी से ही हैं, मतलब बीजेपी के समर्थन में हैं। बोलना क्या है, मतलब जो पोस्टर लगा रखे हैं इन्होंने, है ना, तो इसमें वो बीजेपी को लगा रखा है उन्होंने। और हमने सुना है कि कांग्रेस से वो कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं। स्थानीय कार्यकर्ता हैं, वो जानते हैं कि इस परिवार का कभी भी भारतीय जनता पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रहा है। वो समर्थन दिया है क्षेत्र पंचायत के स्तर पर। भारतीय जनता पार्टी ने न तो अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, ना ही किसी स्तर पे किसी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया है। उत्तराखंड में महिलाएं अब सिर्फ सामाजिक और आर्थिक बदलाव की धुरी नहीं है, बल्कि राजनीतिक रूप से सबसे निर्णायक ताकत भी बन चुकी हैं। इसकी एक और तस्वीर पंचायत चुनावों के पहले चरण की वोटिंग में साफ साफ नजर आई। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। गुरुवार को पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान में महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए लोकतंत्र में अपनी दमदार मौजूदगी का एहसास कराया। जहां पुरुषों का मतदान प्रतिशत 63% रहा, वहीं महिलाओं ने 73% की भागीदारी के साथ अपनी राजनीतिक जागरूकता का दमखम दिखाया। महिलाओं की ये भागीदारी महज पंचायत तक सीमित नहीं, विधानसभा हो या लोकसभा, हर स्तर पर महिला वोटर्स ने न सिर्फ संख्या में बढ़त बनाई, बल्कि चुनावी नतीजों को प्रभावित करने में निर्णायक भूमिका भी निभाई। जानकारों के मुताबिक ये अच्छा तो है, लेकिन इसके पीछे पहाड़ों से पुरुषों का पलायन भी एक बड़ी वजह है। तो जहां एक तरफ महिलाओं का बढ़ता हुआ वोट प्रतिशत हमें निसंदेह एक सुकून देता है, वहीं पर ये जो बढ़ता हुआ फासला महिलाओं और पुरुष वोटरों के बीच में, ये उत्तराखंड राज्य की विशेष तौर पर अगर हम पर्वतीय जिलों की बात कर रहे हैं, वहां पर बढ़ते हुए पलायन का ये एक इशारा नहीं बल्कि एक साफ एक किस्म से प्रमाण है। तो इसके ऊपर भी जो है उत्तराखंड सरकार को काम। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को वोटिंग होनी है और ट्रेंड बता रहा है कि यहां भी महिला मतदाता ही निर्णायक होने वाली हैं। यही वजह है कि बीजेपी, कांग्रेस से लेकर निर्दलीय प्रत्याशी भी महिला वोट बैंक के लिए जोड़ तोड़ में जुटा है। बहुत अच्छी बात है कि आज महिलाएं अपनी जिम्मेदारी समझ रही हैं और वो जिम्मेदारी के तहत बढ़ चढ़ के अगर वोट में, चुनाव में प्रतिभाग कर रही हैं, वोट दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए सजग हो चुकी हैं। उनको अपने क्षेत्र में विकास चाहिए, जिसके लिए वो वोट कर रही हैं। महिलाओं की भागीदारी केवल एक वोटर के रूप में नहीं, आने वाले समय में हम इस भागीदारी को कैंडिडेट्स के रूप में, नीति निर्माण में उनकी भागीदारी के रूप में, उनकी बढ़ती हुई आवाज के रूप में हर स्तर पर हम देखेंगे और बहुत अच्छे ये संकेत हमारे उत्तराखंड प्रदेश। ये वोट की ताकत है जिसने हाशिए पर पड़ी आधी आबादी को उठाकर सत्ता के केंद्र में ला खड़ा किया है। राजनीतिक दलों के लिए भी साफ संदेश है कि सत्ता तक पहुंचना है तो महिलाओं के भरोसे को हर हाल में मजबूत करना होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और अब नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 पर। विकासनगर की सेलाकुई पुलिस ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़ित का अपहरण कर बलात्कार किया गया था। रुड़की में झाड़ियों में बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के बेटे ने गांव के शख्स पर हत्या का आरोप लगाया।
चंपावत पुलिस ने तामली क्षेत्र से भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी है। 14 पेटी अवैध शराब के साथ में पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया। नैनीताल कोतवाली पुलिस पर पालिका अध्यक्ष समेत सभासदों ने अभद्रता का आरोप लगाया। इन सभी लोगों ने मल्लीताल कोतवाली में धरना दिया और नारेबाजी की। चमोली के कर्णप्रयाग के चाटंगियाला गांव में आकाशीय बिजली गिरने से भारी नुकसान हो गया। बिजली गिरने से एक मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। पिथौरागढ़ में चंपावत चुनाव के लिए की गई पोलिंग पार्टियां वापस लौट आई हैं। मुंशियारी के कनार गांव में पोलिंग पार्टियां सबसे देरी से वापस लौटी। कावड़ मेले में हरिद्वार रोडवेज को करीब 1 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। मेला अवधि के दौरान रोडवेज की बसों को सवारियां नहीं मिली। ऋषिकेश के जल्द इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से नगर निगम को किस्त भी जारी कर दी गई है। रुड़की के नेहरू स्टेडियम का अब कायाकल्प होने जा रहा है, जिसके लिए 2.25 करोड़ का बजट भी पास हो गया है। बागेश्वर के डीएम ने लोगों को पर्यावरण से जोड़ने का अभियान शुरू किया है और जन्मदिन वाटिका नाम से अभियान की शुरुआत की गई है। जिम कॉर्बेट की 150वीं जयंती पर कॉर्बेट प्रशासन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें वन मंत्री सुबोध उनियाल समेत वन विभाग के कई अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान गोरा साधु और मोती नाम के नाटक का भी मंचन किया गया। इस कार्यक्रम में वन मंत्री ने डाक विभाग द्वारा जिम कॉर्बेट की 150वीं जयंती पर जारी किए गए लिफाफे का भी विमोचन किया। उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों के लिए जिम कॉर्बेट अवार्ड दिए जाने की भी घोषणा की है। आज इसी को देखते हुए इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने भी उनके प्रति जो है श्रद्धांजलि देते हुए उनकी 150वीं जयंती पर आज एक डाक टिकट भी जारी किया गया। साथ ही सरकार के द्वारा भी एक जिम कॉर्बेट साहब की स्मृति को अविस्मरणीय बनाने के लिए एक जिम कॉर्बेट अवार्ड जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जो लोग काम करेंगे उसको देखते हुए हर वर्ष एक जिम कॉर्बेट अवार्ड देने का भी निर्णय लिया गया। एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट यानी कि जिम कॉर्बेट की आज 150वीं जयंती है। नैनीताल में जन्मे इस मशहूर शिकारी और पर्यावरण प्रेमी को छोटी हल्द्वानी के लोग 1.5 सदी बाद भी श्रद्धा से याद करते हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। काला ढूंगी के पास स्थित छोटी हल्द्वानी गांव को 1915 में जिम कॉर्बेट ने बसाया था। हालांकि अब ये गांव नगर में शामिल किया जा चुका है। जिम कॉर्बेट ने कई बार अपनी किताबों में भी इस जगह का जिक्र करते हुए लिखा है, जिसके चलते यहाँ हर साल जिम कॉर्बेट की यादों से खुद को जोड़ने हजारों पर्यटक आते हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। हर साल बढ़ रहे रोजगार और सरकार की रोजगार परक नीतियों के चलते यहाँ करीब 2 दर्जन होम स्टे अस्तित्व में आए गए हैं। यहाँ रुककर सैलानी जिम के गांव से पूरी तरह रूबरू होते हैं, साथ ही यहाँ विभिन्न एक्टिविटी में भी शामिल होते हैं। कॉर्बेट ने 1915 में छोटी हल्द्वानी गांव बसाया था। उनकी आज भी यहाँ पर काफी विरासतें हैं, जिनको यहाँ पर पर्यटक देश विदेश से देखने के लिए आता है, जिससे छोटी हल्द्वानी में पर्यटन बढ़ भी रहा है, जिससे छोटी हल्द्वानी के में एक रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ी हुई। और जिम कॉर्बेट की अपनी एक कहानी है। जिम कॉर्बेट यहाँ पर रहते थे, उन्होंने किताबों में यहाँ को इस छोटी हल्द्वानी काला ढूंगी को लिखा हुआ है, तो इससे यहाँ पर टूरिज्म चल रहा है और ये हमारे लिए हम बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम इस साल जिम कॉर्बेट का 150वां जन्मदिवस मना रहे हैं। कॉर्बेट प्रशासन के जिम में जिम कॉर्बेट का छोटी हल्द्वानी स्थित घर है, जो एक म्यूजियम के रूप में है। यहाँ के लोगों की अच्छी लाइफस्टाइल के लिए कॉर्बेट प्रशासन द्वारा यहाँ 2007 में इको टूरिज्म एक्टिविटी शुरू की गई, जो अब बेहतर रूप लेती जा रही है। हमारे यहाँ हमारी तरफ से उनके सहयोग के साथ एक छोटी हल्द्वानी ग्रामीण विकास समिति का गठन किया गया है, जिसमें वहाँ के लोकल जो ग्रामीण है उनको इन्वॉल्व किया गया है और उनको नेचर गाइड की ट्रेनिंग, उनके जो होम स्टेज जो वहाँ पर बनाए गए हैं उसका अपकीप, उसकी ट्रेनिंग वगैरह कॉर्बेट प्रशासन द्वारा दिलाई जाती है। और कई तरह की इवेंट्स हम उनके साथ करते हैं ताकि जो बिजनेस वहाँ पर है वो भी बढ़ सके। रामनगर, हल्द्वानी और नैनीताल के बीच स्थित छोटी हल्द्वानी के कदम अब टूरिज्म की ओर पंख फैलाने को तैयार है। ऐसे में पर्यावरण प्रेमी जिम कॉर्बेट की 150वीं जयंती पर उन्हें सादर नमन। न्यूज़ 18 के लिए काला ढूंगी से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।
कैलाश मानसरोवर यात्रा का दूसरा दल भी दिल्ली लौट गया है और इस दल में 45 शिव भक्त अपनी यात्रा सकुशल कर वापस लौटे हैं। ये भोले के भक्तों ने आदि कैलाश, ओम पर्वत और के साथ में पाताल भुवनेश्वर, जागेश्वर धाम के साथ में कैची धाम के भी दर्शन किए। अति दुर्गम यात्रा के बाद में भीमताल पहुंचे यात्रियों का सम्मान किया गया, जिसके बाद में इनको दिल्ली रवाना किया गया। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। कैलाश कभी ना कभी जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए और उसी से आत्म शुद्धि होती है। यमदार के द्वारा आपको आत्म शुद्धि के ऊपर में जाने का है और आपके कर्मों को और प्रयास शुद्धिकरण के लिए कोशिश करना चाहिए। मेक द अरेंजमेंट्स फॉर द कैलाश मानसरोवर यात्री। बहुत बढ़िया इंतजाम है। वी आर सेफ, वी हैव रिटर्न सेफली। यात्रा तो कठिन है पर हमारी सरकार ने बहुत हमें हौसला और सहारा दिया है। आदि कैलाश, ओम पर्वत, पाताल भुवनेश्वरी, फिर इंडिया से लिपू लेक पास करने के बाद फिर हम लोग कैलाश मानसरोवर, कैलाश का तीन दिन का परिक्रमा प्लस कैलाश मानसरोवर झील के हम लोग वहाँ पे स्नान करा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।